साल 2002 के शुरुआती दिन भारत के इतिहास को काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इससे पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया। लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस घटना ने दो समुदायों के बीच एक ऐसी गहरी खाई बना दी जिसे भरना नामुमकिन सा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2002 के गुजरात दंगों की। वैसे तो इन दंगों के बाद ऐसी कहानियां सामने निकल कर आई जिन्हें सुनकर लोगों का कलेजा मुंह को आता है। आज हम आपके सामने इन्हीं दंगों की दर्दनाक और क्रूरता से भरी कहानी बताएंगे। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को कत्ल होते हुए देखा और कुछ दरिंदों ने कई महिलाओं के साथ बड़े भयानक तरीके से बलात्कार किया। आज की वीडियो में हम गुजरात की रहने वाली बिल्किस बानो केस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए केस और एक नई क्राइम की वीडियो के साथ। मैं आपका अपना दोस्त सरताज स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल HR में। दरअसल इन दंगों की शुरुआत 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात के साबरमती से लौट रही तीर्थ यात्रा और कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में गोधरा के पास कुछ उपद्रवियों ने आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 9 पुरुष, 25 बच्चे और 25 महिलाएं शामिल थीं। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के दमोह जिला के राधिकापुर गांव में बिल्किस बानो का परिवार भी दंगों की वजह से डरा हुआ था। तभी अचानक बिल्किस की ननद समीम के पेट में दर्द शुरू हो गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसने उसी डर के माहौल में एक बच्ची को घर पर ही जन्म दिया। घर में खुशियां कम, डर का माहौल ज्यादा था। करीब शाम के समय राधिकापुर गांव में कुछ दंगाइयों की गाड़ी की आवाज के साथ नारों का शोर गूंजने लगा। आवाज इतनी आ रही थी कि मारो, जला दो और काट दो। इस आवाज को सुनकर बिल्किस बानो का परिवार घबरा गया। वे तुरंत ही वहां से निकलकर गांव के सरपंच के घर जाकर छुप गए, क्योंकि उस समय बिल्किस बानो भी 5 महीने की गर्भवती थी। परिवार में से ही सद्दाम नाम के लड़के ने बताया कि दंगाइयों ने सारे घर में आग लगा दी। जिस घर को बनाने में परिवार के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी थी, आज वो घर उनकी आंखों के सामने एक राख का ढेर बन गया। लेकिन अभी तो जुल्म की शुरुआत थी। उसके बाद बिल्किस बानो के परिवार वालों ने गांव और गुजरात को छोड़ने का फैसला कर लिया। 28 फरवरी 2002 को वो लोग छुपते छुपाते कभी सरकारी स्कूल तो कभी मस्जिद में, कभी टूटे हुए मकान और खंडरों में भूख और प्यास से तड़पते हुए बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। परिवार के लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण इन लोगों को छुपने में बड़ी परेशानी आ रही थी। इसीलिए बिल्किस बानो और उसके पति जैकब रसूल ने परिवार को अलग अलग समूह में बांटने का फैसला किया। बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी साले, उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें और परिवार के कुछ सदस्य भी थे। करीब 3 दिन तक भूख और प्यास से तड़पते हुए केसर बाग के जंगलों का 40 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा किया। आलम यह था कि बच्चे भी भूख और प्यास से तड़प रहे थे। परिवार के बड़े सदस्य डर की वजह से भूख और प्यास को भूल गए थे। 3 मार्च 2002 संडे का दिन था। बिल्किस बानो और उसका परिवार जान बचाते हुए छप्परवाड़ा गांव पहुंच गए। भूख से बेहाल बच्चों की रोने की आवाज और परिवार के सदस्यों के शोर शराबे की वजह से दंगाइयों की नजर उन पर पड़ गई। परिवार के लोग जान बचाने के लिए खेतों में ही छिप गए, लेकिन भीड़ ने उन्हें ढूंढ लिया। लगभग 30 से 40 लोग जिनके हाथ में तलवार, हंसियां, कुल्हाड़ी, लोहे के पाइप थे। इन दंगाइयों ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया। उसके बाद शुरू हुई इंसानों की वैसीपन की कहानी, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बुजुर्ग ने इन दंगाइयों से हाथ जोड़कर कहा कि हमें जाने दो, और परिवार के सभी सदस्यों ने घुटने के बल जमीन पर गिरकर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। परंतु इन लोगों के अंदर से इंसानियत नाम की मूर्त मर चुकी थी। तलवार के एक वार से उस बुजुर्ग के सर को धड़ से अलग कर दिया। दंगाई सबको मारने लगे। लोगों के बीच भगदड़ मच गई।
अमीना अपने बेटे सद्दाम को लेकर दूसरी तरफ भागी तो शमीम अपनी बेटी और जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। बिल्किस बानो ने भी अपनी बेटी सालेह को लेकर भागने की कोशिश की, परंतु वो नाकाम रही। इन दंगाइयों ने शमीम की बेटी, जो कि अभी एक दिन की भी नहीं हुई थी, उसको खाई में फेंक दिया। बिल्किस बानो की बेटी सालेह को कुछ दंगाइयों ने जमीन पर पटककर जान से मार दिया। जो लोग इन दंगाइयों से जान बचाकर छुप गए थे, उन लोगों ने डर की वजह से अपनी सांसों को रोक लिया। उन लोगों को लग रहा था यदि इन दंगाइयों को पता चल गया कि वो यहाँ छुपे हुए हैं तो वे उन्हें भी जान से मार देंगे। उसके बाद इन दंगाइयों ने बिल्किस बानो और उसके परिवार की औरतों के साथ बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से बलात्कार किया। बिल्किस बानो ने मदद की गुहार लगाई, कहा कि उनके पेट में 5 महीने का बच्चा है, पर वहाँ पर उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई इंसान ही नहीं था। ये सब तो राक्षस और वैसी दरिंदे थे। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने मुर्दा औरतों के साथ भी बलात्कार किया। बलात्कारियों की कोई गिनती नहीं थी, न जाने कितने लोगों ने बलात्कार किया। इन राक्षसों ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। जब इन दंगाइयों को लगने लगा कि सारे लोग मर चुके हैं तो ये वहां से चले गए। करीब 3 घंटे बाद बिल्किस बानो को होश आता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पेट में पल रहे 5 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई। बाकी औरतों के शरीर के कपड़े भी फटे हुए थे। उसने जब अपने आसपास देखा तो उसके आसपास खून से लथपथ उसके ही परिवार के लोगों की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर बिल्किस बानो की हालत ऐसी लग रही थी कि मानो वो कोई जिंदा लाश है। बिल्किस बानो ने एक फटे हुए पेटीकोट से अपने शरीर को ढककर गिरते पड़ते पहाड़ी की तरफ निकल गई। बिल्किस बानो ने पूरी रात दर्द से कराहते हुए पहाड़ी की एक गुफा में गुजारी। अगले दिन भूख और प्यास की तड़प ने बिल्किस बानो को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और वो पानी पीने के लिए एक हैंडपंप के पास चली गई, जहां एक आदिवासी औरत ने उसे देख लिया। बिल्किस बानो की ऐसी हालत देखकर आदिवासी औरत भी हैरान रह गई। उसने तुरंत बिल्किस बानो को शरीर ढकने के लिए कपड़े दे दिए और दर्द से छटपटाते हुए बिल्किस बानो वहां से चली गई। उनकी मुलाकात एक होमगार्ड से होती है। होमगार्ड ने बिल्किस को राहत कैंप पहुंचा दिया। अगले दिन बिल्किस शिकायत करने के लिए लिमखेड़े थाने पहुंच गई। उन्होंने पुलिस से अपने और अपने परिवार के साथ हुई हैवानियत की कहानी बयां की और उन दरिंदों के नाम भी पुलिस को बता दिए। वहां मौजूद कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने उसकी शिकायत दर्ज की और पुलिस बिल्किस बानो और उसके परिवार के सदस्यों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले गई, परंतु डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम आधा अधूरा किया था। पुलिस ने भी बिल्किस बानो की आधी अधूरी रिपोर्ट दर्ज की और सबूतों के अभाव में केस को खारिज कर दिया और कहा कि यदि उसने आगे कार्रवाई करने की कोशिश की तो वे उसे ही जेल के अंदर डाल देंगे। पर बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी। उसके साथ हुए इस हादसे ने बिल्किस बानो के अंदर एक ऐसी हिम्मत को जन्म दिया कि वे मानव आयोग पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। गुजरात पुलिस ने जब क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने शुरुआती जांच में बिल्किस बानो के परिवार के मृत सदस्यों की खोज शुरू कर दी। सीबीआई ने दोबारा से लाशों को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। सीबीआई ने बताया कि मारे गए लोगों के सर धड़ से गायब थे ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। जांच से पता चला कि बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की गई। सीबीआई ने जांच के बाद अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। इनमें से 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर भी शामिल थे। इन 7 लोगों पर दोषियों को बचाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी से सर को गायब कर दिया ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। इधर बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। बिल्किस बानो को 2 साल के अंदर 20 बार घर बदलना पड़ा। जब बिल्किस बानो को लगा कि केस में कोई गड़बड़ी हो सकती है तो उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2004 में बिल्किस केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया।
21 जनवरी 2008 को मुंबई की सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों में से पाया कि जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, नरेश कुमार ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया, जबकि शैलेश भट्ट ने बिल्किस की बेटी सालेह को जमीन पर पटक कर मार डाला। कोर्ट ने बाकी अन्य दोषियों को बिल्किस के परिवार की हत्या का दोषी ठहराया। राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वहानिया, प्रदीप वहानिया, बांका भाई वहानिया, राजू भाई सोनी, नीतीश भट्ट, रमेश चंद और हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी भी शामिल थे। कोर्ट ने इन आरोपियों पर जो चार्ज लगाए वो इस प्रकार हैं: एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचना, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठे होने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने इन सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुनाई के दौरान नरेश कुमार की मौत हो गई। मई 2017 में बम्बई हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार के मामले में 11 लोगों की सजा को उम्र कैद में बरकरार रखा। पुलिसकर्मी और डॉक्टरों सहित 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि सरकार बिल्किस बानो को एक घर, एक नौकरी और 50 लाख रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया, परंतु गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो को केवल 5 लाख रुपए ही दिए। बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों में से एक दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये घटना गुजरात में हुई है, न कि महाराष्ट्र में, इसीलिए इसके बारे में विचार करना गुजरात सरकार का काम है। सरकार ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति बनाई। समिति ने सजा माफी याचिका को स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 2022 अगस्त के रोज बिल्किस बानो का मामला फिर से चर्चा में आया। गुजरात की गोधरा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को इस दिन रिहा कर दिया गया। ये सभी अपराधी बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। रिलीज के बाद अपराधियों को हर तरह से फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए 13 दिसंबर 2022 को जस्टिस जे रस्तोगी और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि गुजरात सरकार ने 9 जुलाई 1992 की नीति के तहत दोषियों को समय से पूर्व रिहा किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार को संविधान द्वारा कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिसके तहत वे किसी भी सजा याफ्ता कैदी की सजा को बढ़ा सकती है और रिहा भी कर सकती है। जिस समय बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार किया गया था, उस समय उसकी उम्र करीब 21 साल की थी, लेकिन आज बिल्किस बानो की उम्र 41 साल की है। कुछ न्यूज चैनलों ने बिल्किस बानो से बातचीत की। उनका कहना था कि करीब 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी उन्हें आधा अधूरा न्याय मिला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्राइम की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।